रुख करते हैं उदयपुर की ओर, जहां पर कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प चिंतन मंथन शिविर चल रहा है और प्रेस वार्ता का आयोजन यहां पर किया गया है। ले लेंगे, बाद में ही पड़ा हुआ है, काफी कॉपियां हैं और अगर कम पड़ेंगी तो हम बाद में और मंगवा लेंगे। साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब अवगत हैं, आप सबने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का संबोधन सुना। उन्होंने याद दिलाया कि यह शिविर आत्मचिंतन के साथ साथ राष्ट्र के मुद्दों पर चिंतन का भी है। हम सब रोजमर्रा में देखते हैं कि अनेकता में एकता की संस्कृति के बजाय घृणा, कलह, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। अपने भाषण में उन्होंने इसका जिक्र किया। संविधान पर हमला हो रहा है, संस्थाओं पर हमला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। देश के समक्ष परेशानियां हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, गिरती अर्थव्यवस्था की, और इन सब से जुड़ा हुआ समस्या है युवाओं की समस्या का। जैसा कि पिछले सत्र में और पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि ये शिविर, नव संकल्प शिविर जो है 50 अंडर 50 जिसका एक थीम है, और यहां हम आपके समक्ष आज युवाओं को लेकर के आए हैं। मैं स्वागत करता हूं युवा नेता राजा वारिंग जी का, पंजाब से अध्यक्ष हैं, आपसे भली भांति परिचित हैं। हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी, हमारे साथ हैं आदरणीय अलका लांबा जी, साथ है युवा कांग्रेस से अभी महिला अध्यक्ष बनी नई सांसद राज्यसभा में जेबी माथर जी, और करिश्मा ठाकुर जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। आप हम सब इनका स्वागत करते हैं और मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले अध्यक्ष राजा वारिंग जी से कि आप सब अपनी बात बारी बारी से कहें और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। नमस्कार साथियों, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि 10-15 मिनट हम लोग लेट हुए। मैं उस बात के लिए आपसे माफी चाहता हूं। नव संकल्प शिविर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया कि इस 3 दिवसीय शिविर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने युवाओं के ऊपर एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा है कि इस कमेटी में आपने युवाओं को बारे में चर्चा करनी, किस प्रकार से पार्टी में युवा और देश के युवा की बात रखी जाए। भारत युवाओं का देश है। यहां 25 साल के कम उम्र के 50% आबादी है और 35 साल की उम्र के 65% आबादी है, और औसतन अगर एवरेज हम आयु की बात करें तो 29 साल है। तो भारत में बिना युवाओं की बात किए और उनके लिए नीतियां बनाए ना तो सरकारें ना कोई संगठन चल नहीं सकता है। यहां युवाओं की अपेक्षाओं और की बात ना हो, वहां भारत की बात नहीं कर सकते। हम युवाओं की समस्या और चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे। कैसे युवा मजबूत हो और कैसे हम युवाओं को के लिए नए अवसर पैदा करें ताकि भारत का युवा अपने सपनों की उड़ान भर सके। नव संकल्प शिविर में हम भारत के युवाओं की बात करेंगे, चाहे पार्टी के भीतर का युवा हो, चाहे भारत का आम युवा साथी हो।
उनकी जरूरतें और अपेक्षाओं पर हम एक मजबूत नीति तैयार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवाओं के से सीधा संवाद हो सकता है। जब हम नव संकल्प शिविर के में आपको बताना चाहेंगे कि 50% लोग युवा हैं और 21% इस शिविर में महिलाएं हैं। हम युवाओं को अनेक स्तर पर अवसर देने पर चर्चा करेंगे। ये युवा और युवाओं से संपर्क साधेंगे ताकि इसी के साथ मैं अपने साथियों को कहूंगा कि वो 4 मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर रागनी जी। नमस्कार। नव संकल्प चिंतन शिविर में आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। और चूंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं और मैं समझती हूं कि युवाओं में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, इस बात पर बहस करना या इस बात को प्रदर्शित करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और शुरुआत में युवाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व वाले मुद्दे से करना चाहती हूं और इसीलिए मुझे लगता है कि महाप्राण निराला की कुछ पंक्तियां बहुत उपयुक्त हैं जो आप लोगों के साथ साझा करके मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। तो निराला कहते हैं कि रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है, गरज गरज वो क्या कहती है कहने दो, अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो। तो कहते हैं कि नौजवान क्या नहीं कर सकते, तब तो ताज पलट सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं, हवाओं का रुख बदल सकते हैं। और जब चुनाव आता है तो सबसे ज्यादा सब्ज बाग नौजवानों को ही दिखाए जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार से लेकर नाली की गैस में पकौड़े तलने तक, 8% की बेरोजगारी दर से लेकर हाथों में डिग्री और अपॉइंटमेंट लेटर न देकर पत्थर, लाठी और तलवारें पकड़ाने तक। मुझे लगता है देश का पत्रकार भली भांति जानता है कि नौजवानों की आंखों में किस तरह से धूल झोंकने का काम हुआ है, नौजवानों को किस तरह से बरगलाने का काम हुआ है। अब चूंकि मैं खुद एक छात्र नेता रही हूं, हम छात्र शक्ति को, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा करते थे, आज भी माना जाता है। और ये कहा जाता है कि किसी भी देश की नवनिर्माण की नींव का पहला पत्थर नौजवान अपने कंधों पर ढोते हैं। ये कहा जाता है कि जब भी किसी देश का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में होती है। ऐसी परिस्थिति में देश में नौजवानों की राजनीति में प्रतिनिधित्व की क्या परिस्थिति है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस स्तर पर है नौजवानों का। मैं समझती हूं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए और नव चिंतन संकल्प शिविर के लिए एक गहन समीक्षा का और गहन मंथन का विषय। हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर नौजवान उसका हिस्सा नहीं होगा, अगर नौजवान उससे विमुख होगा, तो क्या सच में लोकतांत्रिक मान्यताएं, लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में पूर्ण रूप से काम कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो यूथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट कमिटी इस शिविर की बहुत ही गंभीरता से इस बात पर चर्चा कर रही है, डेलिब्रेशन और डिस्कशन कर रही है। मैं बताना चाहती हूं कि दुनिया का हर 5वां नौजवान भारतीय है और भारत में नौजवानों की जनसंख्या करीब 55% है। फिर भी राजनीतिक प्रक्रिया में, निर्णय प्रणाली में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और उनसे जुड़े हुए मुद्दे लगभग नगण्य है, 2 दर्जा मिला हुआ है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस कमेटी ने ये सोचा है, ये प्रस्ताव आगे रखे हैं और इन पर चिंतन के बाद
ऐसी पूरी आशा है कि इनको हम क्रियान्वित भी कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि युवाओं की आकांक्षाओं को न सिर्फ कार्य प्रणाली में बल्कि हर संकल्प पत्र में प्रमुखता के साथ हिस्सा मिले। स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सारी आकांक्षाएं जो हैं वो मैनिफेस्टो से लेकर, मैं समझती हूं कि ब्लॉक से लेकर CWC की जो चर्चाएं होती हैं उसमें प्रमुखता से उनको हिस्सा मिलेगा, ऐसा ये कमेटी चाहती है। और इसी के साथ साथ मैं याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले राज्यों के चुनाव में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हम एक अलग भर्ती विधान लेकर आए। सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उसमें युवाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी होगी और युवाओं में महिलाओं की भी कितने प्रतिशत भागीदारी होगी, कांग्रेस ने बताया। तो ये विरासत राजीव गांधी के समय से है, जो चाहते थे कि राजनीतिक प्रक्रिया में, प्रणाली में, इलेक्टोरल प्रोसेस में उस दायरे को संकीर्ण किया जाए जो नौजवानों को बाहर रखते हैं। 21 साल से 18 साल हमने उम्र कर दी और अब कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सोचती है कि 50 बिलो 50 ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इस शिविर में भी 50 की उम्र से कम 50% लोग हैं। तो ब्लॉक के स्तर से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के स्तर तक 50% नौजवानों को हिस्सा मिल सके, 50 बिलो 50 का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनाए, ऐसा विचार हम लोग कर रहे हैं और इस पर क्रियान्वयन भी होना मैं समझती हूं कि पूरी तरह से संभव है। और इसी के साथ साथ एक बात मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब हम युवा कहते हैं तो दिमाग में आता है युवक, नौजवान, पर जब हम युवा कहते हैं तो उसमें युवतियां भी सम्मिलित हैं। यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, जो युवा जब हम कहते हैं तो इसे एक बड़ी परिभाषा में जितनी विविधताएं आती हैं उन सबको भी बराबरी से हिस्सेदारी मिल सके, उन डाइवर्सिटीज को हम प्रिजर्व कर सके, अनेकता में एकता की मिसाल को हम इस परिपाटी पर भी हम पूरा खरा उतर पाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो 3 बड़ी बातें युवाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर, 50 बिलो 50 ब्लॉक से लेकर CWC तक, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी विद इन दिस डेफिनेशन ऑफ युवा और द यंग पॉपुलेशन, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं जो युवाओं की हैं उनको हम अपनी कार्य प्रणाली में सम्मिलित कर सकें। ये युवाओं के रिप्रेजेंटेशन पर इस कमेटी ने सोचा। अब मेरे बाद बेरोजगारी पर बात करेंगी अलका लांबा जी, वो मुद्दा अपना आगे रखेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। हमारे कन्वीनर जो हमारे युवा, शिक्षा, रोजगार, यूथ एंड एम्पावरमेंट कमेटी के कन्वीनर है, मैं उसकी सदस्य हूं। केरला से राज्यसभा सांसद JB जी भी उसकी सदस्य हैं। 3 बजे हम लोगों की चर्चा शुरू हुई। चर्चा कहूं, चिंतन शुरू हुआ। इस कमेटी के सदस्यों ने चिंतन में सबसे पहले चरण में देश के युवाओं के सामने जो समस्या है उसका जिक्र किया है। अभी टी ब्रेक है, उसके बाद हम उस चर्चा को, उस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए समस्या के समाधानों के अंत तक पहुंचेंगे और यहां से एक समाधान देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए लेकर निकलेंगे। कमेटी की चर्चा में सामने आया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के करोड़ों युवाओं के सामने, अगर सबसे पहला अगर मुद्दा है जो चिंतन करने की हमें आवश्यकता आज महसूस हुई, वो बेरोजगारी है। क्योंकि बेरोजगारी बर्बादी साबित हो रही है इस देश के युवाओं के लिए। बेरोजगारी मानव निर्मित है, ये भी चर्चा में आया। ये मानव निर्मित इसलिए है, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे मानव निर्मित, या मैं कहूं मोदी सरकार के फैसले, जिसमें GST, नोटबंदी और तालेबंदी को सबसे बड़ा कारण माना गया है। दोहराया गया कि केंद्र की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था। आज साल में 16 करोड़ नौकरियां दिए जानी थी, लेकिन
सर्वे ये बताते हैं कि 45 सालों के बेरोजगारी ने इस देश की आजादी के अब तक 75 सालों में 45 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने लाकर खड़ा किया। 90 करोड़ लोग इस देश में, 140 करोड़ में से 90 करोड़ हमारी देश की कामगार है, वर्क फोर्स है। उस वर्क फोर्स में 90 करोड़ की वर्क फोर्स में फिर सर्वे बताते हैं कि 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश छोड़ दी है। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश ही छोड़ दी है, वो निराश होकर बैठ गए हैं। पूरे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। उस वर्क फोर्स में, इस देश के विकास में उस आधी आबादी महिलाओं का भी जो हिस्सा है वो मात्र अब 9% तक आकर रुक गया है। इसके साथ साथ सामने आया कि देश भर की सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार हो या केंद्र की जो इतनी भी नियुक्तियां हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। चिंतन हुआ कि कांग्रेस सरकार एक पूरा आंदोलन इस तरह से खड़ा करे कि केंद्र की सरकार को मजबूर किया जाए कि ये 30 लाख पद जो केंद्र की सरकारी नौकरियों में है, PSUs में, उसे भरा जाए। उसके साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बहुत से राज्यों में देखा गया सेना की भर्ती में देश सेवा भावना से, राष्ट्र सेवा भावना से जो युवा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सरहद पर जाकर मां भारती की वो सेवा करेगा, आज वहां पर भी देखने में आ रहा है कि 2,55,000 पद सेना में खाली पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मनरेगा का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मनरेगा का जिक्र आया कि इस महामारी में, तालेबंदी में, कांग्रेस शासन में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो लाया गया वो डूबते को तिनके का सहारा, उस बेरोजगार युवा को एक डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। लेकिन चिंता ये भी जताई गई कि मनरेगा में हमारे जो टीचर अध्यापक थे, PhD किए हुए थे, वो भी राजस्थान में सरकार से हमें सामने आया कि यहाँ पर मनरेगा के तहत वो काम मांग रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों के निजी चीजें जो है तालाबंदी की वजह से वो शिकार हुए थे। हमारे मंथन में अभी तक ये भी सामने आया कि कांग्रेस के शासनकाल में राइट टू एजुकेशन लाया, कांग्रेस लाई, जिसका लाभ हर ग्रामीण पृष्ठ के युवाओं को हुआ कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू फूड, खाने का अधिकार कांग्रेस लेकर आई कि आज 80 करोड़ लोग महामारी के बीच में, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में राइट टू फूड के तहत ही शायद कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग सरकारी मुफ्त राशन पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो आज जो लोग मोहताज हो रहे हैं सरकारी मुफ्त राशन का, वो उससे वंचित रह जाते। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वो चीजें हैं जो कांग्रेस के शासन में आई। सूचना का अधिकार, अब नया आया है राइट टू जॉब। ये अधिकार देश के युवाओं को वंचित रखा गया है। जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, वैसे ही राइट टू जॉब भी अधिकार युवाओं को मिलना चाहिए। इन सब मुद्दों पर हमारी लगभग आज और कल 12 घंटे 30 मिनट चर्चा होने वाली है। उसमें से अभी सिर्फ शुरुआत के 1.5 घंटों में हमारे जो कमेटी है उसके सामने जो चीज आई वो हमने तुरंत आपके सामने रखी है। चिंतन चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद देश के युवाओं को जो आज कांग्रेस के इस चिंतन शिविर की तरफ, चाहे हमारा पार्टी का युवा कार्यकर्ता देश भर में हो या गैर राजनीतिक युवा हो, जो एक उम्मीद लगाकर आज इस मंथन, इस चिंतन की तरफ, कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहा है, हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम यहाँ उनके लिए बैठे हैं। हम देश के करोड़ों युवाओं के हक को, अधिकार को दिलाने के लिए बैठे हैं और हम इस चिंतन के अंत में एक समाधान लेकर जरूर बाहर निकलेंगे और वही एक उम्मीद की किरण देश के करोड़ों युवाओं के लिए साबित होगी। धन्यवाद। A very good evening to all of you. I am representing this committee and I'll be speaking on the education aspect. We live in challenging times
and Indian National Congress believes that education decides the future of the youth and through them the future of our nation. So our country's future depends on how we prepare our youth to face the future challenges. Unfortunately, the children of our country are now entering adulthood where the climate of uncertainty exists. We have reached a point where we have forced to think of few questions. Do we need an India where education helps youth to be constructive or destructive? Do we need an India where education shapes the youth to be tolerant and secular, or intolerant and in which communal venom gets injected? Do we want an India where education prompts the youth to work towards the dream Mahatma Gandhi dreamt of, or that Nathuram Godse killed for? Do we want an India where scientific temper is the basis of education, respecting tradition, what Nehru envisaged, or which has ignorance of science as the basis of education? Do we want an India where schools, colleges and universities are turned into places of where communal harmony is spread, or to a place which ignites hate speeches and communal riots, and how this communal disharmony exists? In Chintan Shivir, we are discussing, deliberating on all these issues, and Indian National Congress wants an education system where the youth is self-reliant and how they can be constructive and how they are equipped to face the future challenges. We want an education system where the youth will be faced with scientific temper, and also where the most important thing of facilitating India to remain as a tolerant and a place of tranquility. All these are what we want to be reflected in national education policy. But unfortunately, the national education policy of NDA government is run with a political agenda, with a communalizing agenda. For example, issues like the text history being distorted and also communalizing in the textbook elements which were never earlier. Congress party during the time of Sri Rajiv Gandhi, national education policy, the new policy of that time was made with absolutely no political agenda. But here we see everything is made with political agenda. Currently we find the dropout rate after elementary education is very high in India, as also the enrollment date of the students who are enrolling for education, that is also which is reduced to a very low. So we consider all these are issues which needs to be addressed, and also two important aspects which we would like to discuss in the Chintan Shivir committee is one, regarding the UPA government's right to education, wherein the children till the age of 14 years were provided compulsory education. So that how we can take it to the next level, that is by ensuring the education till in the higher education aspect also. Secondly, another thing which we would like to address is on the demographic dividend. Because our country, by its 2026, we will be reaching where the 65% of the population would be within the age of 15 to 64 years. So we would like to address it from that point of view, where this country should be one where there is skilled population which will face the needs of global standards. So what UPA government had started a skill mission program which initiated well, but right now the NDA government's Skill India program is a mere PR exercise. So we will be deliberating on how we can include more avenues to make skill programs more accessible and global standards can be met. So I would like to conclude by saying this Chintan Shivir will be a forum where the education which develops the future of our country, the issues right now being faced, how that can be addressed, and how Indian National Congress thinking
can be developed to meet the needs of Congress, and also how we can be an eye-opener to the existing government. Thank you. Thank you, Dev ji. Now I will request Karishma Thakur ji. Karishma. मेरा सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार है। मैं करिश्मा ठाकुर उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हूं और हमारा ये मानना है कि भाजपा के शासनकाल में नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सब ये समझते हैं कि जिस तरह से आज पेपर लीक किए जा रहे हैं, एग्जामिनेशंस लीक किए जा रहे हैं, परीक्षाएं लीक की जा रही हैं, कहीं ना कहीं नौजवानों के सपनों को तोड़ा जा रहा है। भारत का वो युवा जो अपने सपनों को लेकर मेहनत करता है, कोचिंग करता है, फिजिकल ट्रेनिंग करता है, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति जो भी हो, उसके माता पिता ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी अपने बच्चे को हम पढ़ाएं, उसको पढ़ाकर उसको आगे बढ़ाएं। आप सोचिए, जब एक नौजवान परीक्षा में उत्तीर्ण होने जाता है तो उसके पीछे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमजोर रही हो, उसके पास जेब में पैसा हो ना हो, वो अपना किराया लगाकर ट्रेन में सफर करता है। ट्रेन में सफर करने के बाद रातों रात सड़कों पर सोकर, फुटपाथ पे सोकर वो इंतजार करता है कि सुबह होगी और मैं अपना परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा, मैं परीक्षा दूंगा और उसको पास करके मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन वो देश का युवा जब परीक्षा देने जाता है, उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, परीक्षा तो निरस्त हो गई। उसके बाद उसके सपनों पर, उसके परिवार के सपनों पर, उसकी मानसिक स्थिति का जो हाल होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 17 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। पहले तो सरकारी नौकरी नहीं, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाते हैं, और अगर परीक्षा दे दी तो सालों साल लोग इंतजार करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब घोषित होगा। बड़े दुख की बात है कि रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा का परिणाम आए तो हमें रोजगार मिल सके। और ये पेपर लीक कौन करता है? ये पेपर लीक करते हैं अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग। चंद पैसों के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की कोई समस्या आई, युवाओं से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित कोई समस्या आई, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनकी आवाज को उठाया। और कांग्रेस पार्टी ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारे जहां पर भी सरकारें हैं, हम जहां पर भी शासन कर रहे हैं, वहां पर ऐसी समस्याएं ना हो, और यदि होती हैं तो जो भी लोग पेपर लीक मामले में लिप्त हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करिश्मा। आपके सवाल हो तो एक एक करके इंगित करें, उनका जवाब देने के लिए। अदिति जी बिल्कुल, हमारी जो पार्टी है, युवाओं के साथ अगर कोई भी अत्याचार है तो हम लोग को पूर्णतः इस बात पर विश्वास है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, जो लोग भी इसमें लिप्त होंगे, अपराधी होंगे, तो उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। वो कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल अवश्य रूप से इन तमाम मुद्दों के ऊपर चिंतन हो भी रहा है, और हमने कहा है कि चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ
युवा हो चाहे वो बाहर का जो युवा हो, तमाम चीजों के ऊपर चिंतन हो रहा है। बिल्कुल ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने कही है कि युवा हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है और क्यों वोट शेयर कम हुआ है, उसके ऊपर भी सारी चर्चा होगी। सिद्धार्थ भाई, एक मिनट में इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि युवाओं के सपने क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, युवाओं की एस्पिरेशंस क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, इस पर चिंतन होगा और उन्हें हम किस तरह से अपनी कार्य प्रणाली का हिस्सा बना सकें, हम अपने मैनिफेस्टो का प्रदेश में या देश में हिस्सा बना सकें और उसको क्रियान्वित कर सकें। तो हम चाहते हैं कि युवा ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े, और युवा जुड़ेंगे भी तब जब हम सिर्फ राजनीतिक तरह से उन्हें जोड़ने की कोशिश न करें। मैंने तमाम और एवेन्यूज भी गिनवाए। फिर हमने ये भी आपको बताया कि शिक्षा में हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं। ये भी बताया गया कि राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक अधिकार नौजवानों को मिले। तो इन सब चीजों का अगर क्रियान्वयन होगा तो युवा हमारे साथ और ज्यादा जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। जी, माइक ले लीजिए, आप सुन नहीं रहा। Hello. Can you hear me now? आपसे क्या? I'm Shobhadra Chatterjee from Hindustan Times. My question is related to the what you said about right to employment. Now, Manrega is a form of right to employment for the rural sector. Could you like to elaborate on what you mean and what is the scope of this proposed right to employment? Thank you. Sorry. क्या राइट टू जॉब को आप दो स्टेटों में लाके करोगे? देखिए, ये चर्चा में आया है, आप लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लीगल ही है। आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई सूचना का अधिकार, तो जो भी बात हो रही है वो लीगल हो रही है कि अगले 2 साल तक कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर एक मजबूत भूमिका निभाते हुए अब की सरकार को कैसे मजबूर कर सकती है, वरना 2024 एक बड़े बदलाव की तरफ देश का युवा जो देख रहा है, और उस बदलाव में कांग्रेस अपने आप को इन सब लीगलिटीज के तौर पर जो किया है, आगे भी राइट टू एम्प्लॉयमेंट को कैसे कर सकती है। और आपने मनरेगा की बात किया, मनरेगा जो है नेशनल रूरल है, लेकिन हमारी सरकारों ने उसे अर्बन में भी करने की शुरुआत कर दी है। राजस्थान तो अब जो देखा जा रहा है, वो एक पूरे रूरल या अर्बन मिलाकर देखा जा रहा है। यस, Hello. देखिए, हमारी जहां दोनों सरकारें हैं, हमारी अपनी सरकारें, सहयोगियों की मैं अभी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, ये बार बार चर्चा में आया है कि हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दोनों मुख्यमंत्री और 2 जगह हमारी सरकार है, चिंतन शिविर में उपस्थित है। वहां पर हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम वहां लागू करके अपने एक उदाहरण दूसरे भाजपा शासित राज्य या गैर कांग्रेस शासित राज्यों में हम करा पाए। I would like. सॉरी, माफी चाहूंगी, उनके बाद I would like to know what the Congress will do to encourage the youth to join the party. That is one of the problems facing the party, I feel. So, what is the Congress going to देखिए, मैं do फिर about yes. the youngsters joining the party? There should be young faces there, because once the older generation goes, there should be a next batch of leaders. So, what is the party going to do for that? तो मेरे को Can you लग please respond in English? Sorry, because it makes it very. You can mix it, but so that we understand. what I personally feel, this I can only tell after the discussion only. But today only I don't announce anything that how we can do that. But seriously, we are thinking on that, and discussion is going on. And after the on 13th, 14th, last 15th, we will tell you that what is the अल्टीमेटली हम क्या उसमें निकल के आए हैं और क्या होगा और कैसे देश का युवा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल ये है, सुनिए, मेरा सवाल है कि आज नव संकल्प शिविर के शुरू होने के 2-3 दिन पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन, राजस्थान में के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हाँ, डिप्टी सीएम
उन्होंने ये कह दिया कि 40% जो है रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे युवकों को मिलने वाला है, कांग्रेस की तस्वीर बदलने वाली है, सूरत बदलने वाली है। तो ये शिविर के पहले जो इस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, इट हैज कम फ्रॉम ए पर्सन जो सबसे महत्वाकांक्षी हुआ आज देश का सबसे जो है वो सचिन पायलट। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत राय जो है बाद में दे सकते हैं। प्रश्न पूछे मेरे ख्याल से मेरा प्रश्न यही था कि वो 40% का है उसको सुबह की जो ब्रीफिंग हम तो डिस्कशन में जो निकल के आ रहा है 50% की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो सचिन पायलट जी ने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हम कह रहे हैं नहीं हम कह रहे हैं कि ये संकल्प जो चिंतन शिविर हो रहा है ये 3 दिन की डिस्कशन के बाद आपको बता दिया जाएगा। अगर देश का युवा ये चाहता होगा कि 40% ऐसा होना चाहिए तो वैसा होगा। सुबह आंसर दिया इस सवाल का, वही मैं कह रहा हूं कि आप इस सवाल का उत्तर सवेरे के सत्र में दिया गया है आपको। तमाम बेरोजगारी और युवाओं की पीड़ा के बावजूद बीजेपी को इसका खामियाजा क्यों नहीं भुगतना पड़ रहा, इसको बदलने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? एक और सवाल कि युवाओं में फैलाई गई जो सांप्रदायिक नफरत है उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? शुक्रिया। मैं क्विंट से आदित्य मेनन। जी मैं आपका और आपका दोनों का आई विल ट्राई टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस। यू सी, I think the challenge for the Congress party right now is to provide a compelling vision of India which is different from the BJP and also of the regional parties. A vision which has foremost involvement of the youth of this country, a vision which reflects the aspirations of the youth of this country, a vision which is not just political, a vision which empowers the youth to come out from the periphery or the margins to the forefront of not just electoral power but also power in different walks and fields of life. It is a big challenge and I feel that every challenge comes with an inherent opportunity. Okay, so at this point in time, as the convener of this committee has said, that we are going to deliberate, we are going to have discussions. These are the ideas which we have floated for discussion, and as we will get more and more suggestions, we will be able to consolidate this idea and come up with a framework, an action plan, a vision which I am 100% sure is going to get the youth of this country to be more sympathetic towards the Congress party, to lean more towards the Congress party, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के एक हाथ में डिग्री हो और दूसरे हाथ में पत्थर हो या लाठी हो या तलवार हो। वो चाहते हैं कि एक हाथ में डिग्री हो और दूसरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर हो, और वही कांग्रेस पार्टी इंश्योर करना चाहती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बात से हम गुरेज नहीं कर सकते, हम झुठला नहीं सकते कि 2019 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हम इस बात से भी गुरेज नहीं कर सकते कि सांप्रदायिकता का माहौल है। एक भारतीय को दूसरे भारतीय से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, खान पान के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, पर वही तो चुनौती है। हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए देश के नौजवानों को इस तरह से दिखाया गया कि वो एक संकीर्ण सोच, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क में सोचे। हम उसे तोड़ेंगे और हम नौजवानों से कहेंगे कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम हम करेंगे, क्योंकि नौजवानों को सस्ता नहीं मिल रहा है पेट्रोल और डीजल बाइक में भरने के लिए। उनके घर के लिए सिलेंडर, गैस और ये सारी चीजें सस्ती नहीं हो रही हैं। दूध, खाने पीने का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि धीरे धीरे समझ में आएंगी। हम एम्पावरमेंट के लिए, हम उनकी आवाज को मजबूती देने के लिए इस चिंतन शिविर में चिंतन तो करेंगे ही। इसमें से जो विष और अमृत दोनों निकलेगा, उसका किस तरह से विष को दूर रखना है या कौन नीलकंठ बनेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और किस तरह से अमृत हम जनता के लिए बांट सकते हैं ये भी देखेंगे। बिल्कुल, बच्चे की जब उंगली जलती तभी वो आग से डरता है। मौसमी, आपके पास आऊंगा। एक आप सवाल वहां से लेने कोने से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जय पटेल, गुजरात फर्स्ट। सर, मेरा सवाल ये कि आज आप नौजवान और युवाओं की बात कर रहे हैं, उन्हें अधिकार देने की बात कर रहे हैं। गुजरात का एक नेता हार्दिक पटेल जो बार बार अपने अधिकारों के लिए ट्वीट कर चुका है, वो आज दिख नहीं रहे।
क्यों? क्या उन्हें इनवाइट नहीं किया गया कि इनवाइट किया गया लेकिन वो नहीं आए? मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोगों ने पहले के सत्र में भी पूछा था। मैं जानकारी कर लूंगा कि क्या है इस बारे में जानकारी और फिर आपसे साझा करेंगे। बहुत सोनिया गांधी जी ने, अध्यक्ष ने भी कहा कि बहुत लोग यहाँ आना चाहते थे, सभी नहीं आ पाए, कुछ क्या कारण रहे हम पता करके आपको बता देंगे। मौसमी, Your party is called the age-old party. Young leaders are sitting on the dais. एक टेक्निकल क्लैरिटी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई भी आंसर कर दे। मॉर्निंग में एक प्रेसर हुई थी, उसमें बोला गया कि युवाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा आपके संगठन में, और ये युवाओं का जो ब्रैकेट है वो बिलो 50 है। तो इज द यूथ पैनल हैप्पी विद द ब्रैकेट ऑफ अंडर 50 एज युवा? पर्सनली आई एम हैप्पी, बट इट्स अ स्ट्रेंज कि 50 के नीचे आप युवा होंगे और आपको आरक्षण दिया जाएगा। यूथ पैनल क्या सोचता है? ये दिलचस्प। मौसमी, देखिए, एक चीज आपने आइडेंटिफाई की, दूसरी भी करी कि युवाओं में युवतियां ज्यादा हैं, एक वो रिप्रेजेंटेशन भी है। तो देखिए, मुझे लगता है कि मंजिल अगर कितनी भी दूर हो, उस दिशा में बढ़ता हुआ हर कदम हमें मंजिल के करीब ले जाता है। आज आप कहें कि मीडियन एज 29 है, तो आप किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो कहें कि मीडियन एज के हिसाब से हम 50% केवल 29 साल से कम लोगों को हम देंगे। लेकिन 50 का मतलब ये नहीं होता है कि 50% 50 की उम्र के लोगों को मिलेगा। 50 में 45 भी हो सकता है, 40 की उम्र के भी लोग हो सकते हैं, और 35 साल तक तो यूथ कांग्रेस के ही हमारे सदस्य रहते हैं। तो उसको हम नकारात्मक दृष्टि से ना देखें कि 50 तो आप बहुत 50 साल के आदमी को युवा बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 50 की उम्र से कम के लोग 50% प्रतिनिधित्व पाएंगे, संगठन की पोस्ट पर भी, टिकटों में भी उनको ये प्रतिनिधित्व मिले, हम चाहेंगे। और इसके अलावा जैसे ये कमेटी बनी है, ऐसी और भी संगठनात्मक बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं, उसमें इस तरीके से यूथ का रिप्रेजेंटेशन। हम फिर आपको मौका देंगे, कल सुबह फिर हम आएंगे आपके पास। अंजलि, मगर बहुत महत्वपूर्ण है तो पूछ लीजिए आखिरी सवाल। हाँ, आप भाई उनको माइक दे दिए, सुबह पहला सवाल आप ही से लूंगा मैं। अभी जैसे रिजर्वेशन की बात हो रही है, एट प्रेजेंट जो पदाधिकारी हैं उनमें अंडर 50 लोगों का कितना परसेंटेज है, कोई आंकड़ा है उसका? नहीं, आंकड़ा तो ऐसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण हूं, पीसीसी प्रेसिडेंट हूं और मैं 43 साल की उम्र है मेरी। तो ऐसे बहुत से गोवा प्रेसिडेंट, इफ यू टॉक अबाउट इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, वो कितना 38। तो ऐसा आंकड़ा नहीं है। मेरे को लगता है कल आंकड़े के साथ भी आपको सुबह अशोक गहलोत जी 34 साल की उम्र में बन गए थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, तो लंबी परंपरा है कांग्रेस पार्टी की। सर, एक सवाल आपको ही बता दीजिए, आप लोग जो यूथ एक्सरसाइज कर रहे हो, जो चर्चा कर रहे हो, कितने राज्य, कितने यूथ से आप लोगों की बात क्या है? कितने राज्य, कितने यूथ, किससे बात हुई आप लोगों की, वो चाहते क्या है? हमारे पूरे देश से युवा आए हैं। मेरे को लगता है 67 और 68 पार्टिसिपेंट्स हैं जो चर्चा कर रहे हैं, और हर प्रदेश से कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 4, कहीं से 1, अलग अलग तमाम स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है। और उन लोगों ने पहले जो एक कमेटी बनी थी 10 लोगों की, जिसमें मैं कन्वीनर था, हमने पूरे देश से लोगों के सुझाव भी व्हाट्सएप से और ईमेल से मंगवाए थे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद, थैंक यू। एमएलए 2,500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो। साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को ये आप सुन रहे थे कांग्रेस की प्रेस वार्ता को, जहां पर नेता प्रेस वार्ता कर रहे थे। पीसी में राजा